प्रिय विद्यार्थियों, हम विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से अन्य यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के आर्थिक इतिहास की चर्चा की है। जैसे कि पूर्व में बता रही थी कि यूनानी यात्रियों ने भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका की यदि बात हम करें, जो पहली सदी ईस्वी की रचना है, इसने भारत के खनिज और रत्नों को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार, आर्थिक समृद्धि आदि पर चर्चा की है। भारत और रोम साम्राज्य के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे, इस पर भी इसने अपनी रचना में प्रकाश डाला है। प्लिनी के अलावा अन्य जो यूनानी यात्री हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, उनमें हम अगाथा क्रिस्टी का नाम ले सकते हैं। उसने अपनी क्रिश्चियन टोपोग्राफी में अगाथा क्रिस्टी के लेखों और क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक कॉस्मस इंडिको, इन सभी का नाम हम यहाँ ले सकते हैं। इन सभी ने अपनी रचनाओं में भारतीय व्यापारिक दशाओं की चर्चा की है। भारतीय व्यापारियों के बारे में बताया है कि किस तरह से विदेश जाकर उन्होंने व्यापार किया था। कॉस्मस जो खुद एक सौदागर थे, भारत से उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की थी और उन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से भारतीय भूगोल और वाणिज्य व्यापार की स्थिति की चर्चा अपनी रचना में की है। इसी तरह हम देखें तो जो जस्टिनियन है, उसने अपने लॉ डाइजेस्ट के माध्यम से भारतीय सामानों की सूची दी है जो भारत से बाहर जाया करती थी। अब चर्चा करें हम चीनी यात्रियों के बारे में, तो चीनी यात्री हालांकि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने भारत आए थे, परंतु बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा के साथ, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ उन्होंने जो कुछ भी यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशा के बारे में देखा है, अनुभव किया है, वो अपनी रचनाओं में लिखा है। इसी में हम देखें तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, इन्होंने उस समय की आर्थिक दशाओं का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। ह्वेनसांग ने 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हर्षवर्धन के समय प्रयाग और कन्नौज की सभाओं का उल्लेख अपनी रचना में किया है और भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में बताया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र का पतन हो चुका था, उत्तर भारत के नए शहर कन्नौज का उदय इस समय हो रहा था। इसी तरह इत्सिंग और चो जू कुआ ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत की आर्थिक दशा के बारे में विस्तार से बताया है। इस तरह से हम देखें तो इन यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से, विदेशी यात्रियों की यात्रा संस्मरणों के माध्यम से हम प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था को और विविध दशाओं को जान सकते हैं। उस समय किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, व्यापारिक दशाएं क्या थी, बंदरगाहों की कैसी स्थिति थी, कौन कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण थे, व्यापार वाणिज्य में किन वस्तुओं को काम में लिया जाता था, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, बाहर से कौन सी वस्तुएं मंगाई जाती थी, उस समय की मौद्रिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की शिल्प और श्रेणियों की व्यवस्था कैसी थी, इन सभी की चर्चा उन्होंने विस्तार से की है। जैसे उदाहरण दे तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग जो भारत आया था, उसने यहाँ के रेशम और सूत, जिससे कि कोशिया नामक वस्त्र बनता था, उसकी जानकारी भी उसने अपनी रचना में दी है। इसके अलावा उसने शोम, लीलन और कंबल जैसे वस्त्रों के बारे में बताया है। मतलब हर्षवर्धन के समय वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत व्यवसाय था और उसकी जानकारी हमें इस ह्वेनसांग की रचना से ही मिलती है। उसने उस समय के शूद्र लोगों के बारे में बताया है कि जो लोग खेती में लगे रहते थे, भूमि उपजाऊ थी और कृषि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। सोने चांदी के सिक्के एवं कोड़ियों का उल्लेख भी ह्वेनसांग ने मुद्रा के रूप में बताया है। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंधों पर उसने अपनी रचना के माध्यम से प्रकाश डाला है। इसी तरह हम देखें फाहियान के बारे में। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, इसकी यात्रा वर्णन से हमें गुप्त शासकों की आर्थिक समृद्धि को जानने में सहायता मिलती है कि किस तरह से उस समय पूर्व में ताम्रलिप्ति और पश्चिम में बंडोज का बंदरगाह, ये समृद्ध बंदरगाह